क्लासिकल इस्लामिक लिटरेचर के अंदर जो एक बेहतरीन नैरेटिव स्टाइल की जो तहरीर है और मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर, वो है अल-मुन्क़िज़ मिन अद-दलाल, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अगर आप देखें तो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसाइल उनकी ज़िंदगी में आए, कि इब्तिदा में उनका पूरा जो प्रोफेशनल कैरियर था वो कैसा था, फिर किन हालात की वजह से उन्होंने अपनी यानी जो वाइस चांसलर है वो पोजीशन छोड़ी, फिर उन्होंने कुछ अर्सा बाहर गुजारा और फिर वापस सूफीज़म की ऊपर आए, वो पूरा टर्न अराउंड वो नरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप उनकी ज़िंदगी को जानना चाहें कि भाई पहले तो आप बहुत बड़े फ़कीह थे, फिर आप मुसूली और वो थे, और फिर आप एक सूफीज़म बन गए, और फिर आपने ये फ़लसफ़ा, कलाम और फ़िक़्ह को कैसे आपस में मर्ज किया। सो दैट्स अ नैरेटिव स्टाइल। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का मुतालिया करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो पहला मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, तजर्बात आपने जानने होते हैं। दूसरा ये है कि इसमें एक या दो लोगों का मुतालिया, ये एक या दो ग्रुप्स का मुतालिया कर सकते हैं, लेकिन नैरेटिव लोगों के लिए होता है। तीसरा ये होता है कि इसमें बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है रिसर्चर और जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप उससे सवालात करते हैं इंटरव्यूज़ की फॉर्म में। इसी तरह मिसाल के तौर पर इंटरव्यूज़ के साथ साथ आप कुछ वैसे बैठकर गपशप लगा सकते हैं ताकि ये जाए, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, या फ़र्ज़ करें कि उसकी कोई प्रोफेशनल ज़िंदगी हो रही, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह काम करता है। और इसके अंदर फिर आप एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स करते हैं, यानी फ़र्ज़ करें कि किसी ट्रांसजेंडर का अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो और आप उसकी स्टोरी को जानना चाह रहे हो कि हाउ डू दे फील, महसूसात उनके क्या हैं, तजर्बात क्या हैं, तो बेसिकली वो अपने तजर्बात अपने आप बारे में बताएगा। ठीक है, वो बताएगा कि मैं ये फील करता हूँ, मैं ये फील करता हूँ। और ग्रेजुअली, चूँकि देखो ये दाखिली मामलात होते हैं, बहुत पर्सनल होते हैं, बाज़ लोग इसको बहुत क्लोज रखते हैं, तो ज़ाहिर है एक एथिकल कंसर्न भी होता है कि कितना आप उसके अंदर झांक सकते हैं और कितना वो अलाउ करता है। तो रिसर्चर का टास्क क्या होता है, द मैक्सिमम ही अलाउज और शी अलाउज, और वो ये कर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर उसको ट्रस्ट होता है कि यस आई कैन शेयर, तो वो करेगा। तो बेसिकली ये दो लोगों की आपस में मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके नतीजे के अंदर आप नैरेटिव रिसर्च को आप कर सकते हैं। इसमें जो बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे लगी वो पता क्या थी, हम सब जानते हैं मोहम्मद असद, जानते हैं आप, नाम सुने कभी? मोहम्मद असद बेसिकली एक बहुत बड़े स्कॉलर, और बेसिकली उससे पहले वो ज्यू थे, फिर यानी पाकिस्तान के अंदर बहुत उनका फॉर्मुलेटिव किरदार है। इवन जब नज़रियाती कौंसिल के हवाले से गुफ्तगू हुई तो बहुत ही फाउंडिंग फिगर वो रहे। 2015 में उनका बेटे हैं, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड इंटेलेक्चुअल बाय द नेम ऑफ तलाल असद। ठीक है, तो एक शादी उन्होंने की थी सऊदी अरेबिया के अंदर, तो इनकी एक मिसेस जो हैं वो यानी टिपिकल सऊदी अरेबियन थी, उनकी औलाद थे ये प्रोफेसर तलाल असद, जिनके साथ मेरा यानी एक फेलोशिप मुझे मिली थी। तो मैं वहाँ पर एक यहूदी स्टूडेंट आया हुआ था, और वो यानी जब हमारी ऐसी बात होती थी ऑफ, यानी जब क्लासेस ख़त्म हो जाती थी, तो उसने ये बताया कि मैं पहले भी तलाल असद से मिला हुआ हूँ। अच्छा, मैंने पूछा कैसे और क्यों? उसने कहा कि इसलिए मिला हुआ हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्च ये कर रहा था कि यानी जुडाइज़म से इस्लाम की तरफ मोहम्मद असद किन हालात के अंदर आए, वो क्या महसूस कर रहे थे, और उस फ्रेमवर्क को समझने के लिए मैं बेसिकली तल अवीव यूनिवर्सिटी से मैं पहले यहाँ न्यूयॉर्क आया, और फिर उसमें एक इंटरव्यू की लाइन के अंदर तलाल असद भी थे, और फिर मैंने उनसे पूछा, और फिर वो जो कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की, उनकी एक्सपीरियंसेस एज फादर, एज ए स्कॉलर, वो तमाम की तमाम नैरेटिव है। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर आप अगर इस तरह का कोई इससे मिलता जुलता काम करना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, और इस पर मज़ीद गुफ्तगू की, चूँकि अभी बेसिकली हमारा ये है कि आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैथडोलॉजीज़, और फिर इसको फाइनली करेंगे कैसे करते हैं। आप सबसे पहले केस ढूंढते हैं कि मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, फिर आप बेसिकली उस इंडिविजुअल के पास जाएंगे कि मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ, फिर उनकी स्टोरीज़ को आप कलेक्ट करते हैं वाया इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, अगर उनकी डायरीज अवेलेबल हैं तो उनको आप देखेंगे, और फिर बेसिकली आप पूरी स्टोरी को बनाते हो इन वन लेग, यही आपकी इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, और फाइनली जब आप इसको प्रेजेंट करने की पोजीशन में आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप बेसिकली उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं कि रिसर्चर और जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है दोनों के मीनिंग को कहते हैं। इसको हम सोशल साइंटिफिक ज़बान में, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, इसको हम कहते हैं को कंस्ट्रक्शन। को कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जिनका सोशल साइंटिफिक बैकग्राउंड
बैकग्राउंड है, दे नो इट वेरी वेल कि दो या दो से ज़ायद लोग मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं को कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, ये पहली मेथडोलॉजी थी। दूसरी के अंदर अगर आप आए फिनोमिनोलॉजिकल मेथडोलॉजी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मेथडोलॉजी है। इसमें तवज्जो का मरकज़ एक से ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों की आप स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली 5-6 लोगों से आप स्टार्ट करते हैं, देन यू गो टू 10, 15, 20 और इवन मोर। और इसमें जो तवज्जो का मरकज़ होता है उसको हम कहते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस, बीते हुए तजर्बात। और इसकी मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या मिसाल दूंगा कि जिसमें होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी तजर्बा हासिल करते हैं आप। अच्छा, तजर्बे का मतलब होता है कि जिस कैफियत से आप गुजरे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि अगर कोई शख्स सिलसिला तसव्वुफ़ में क़ादरी था और फिर वो नक्शबंदी हो जाए या वाइस वर्सा, तो आपके जहन में यानी, और फ़र्ज़ करें ये कोई बहुत प्रोमिनेंट 4 से 5 फिगर्स हों, या आपको लगे कि एक ख़ास एरिया में जितने क़ादरी थे 5 से 6 या 10, वो बेसिकली सब के सब नक्शबंदी हो गए। लेट्स से अगर ये आपको एक जगह पे नज़र आ रहा है, यानी आपको फ़र्ज़ करें गुलशन इकबाल में सिर्फ हमारी इस गली के अंदर 5 ऐसे क़ादरी मिले जो कि नक्शबंदी हो, सो इट कुड बी ए वेरी वेरी गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप करेंगे ये कि फिर आप इन 5 या 6 लोगों को कर लेंगे, इनको आप महदूद कर लेंगे भाई इनसे, फिर इनसे आप परमिशन वगैरह लेके फिर आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि आप बताएं कि क्या वजूहात थी। और ग्रेजुअली आप वो इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आप उनकी डायरीज़ को नोट कर सकते हैं, उन दोस्तों से मिलकर उनके तजर्बात जो कि वो शेयर करना चाहें वो बता सकते हैं। लेकिन फोकस क्या होता है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो जिन तजर्बात से वो शख्स गुजरा हुआ होता है, गुजरा हुआ नहीं होता। इसी तरह बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब लोग बैत करने के लिए जाते हैं तो बाज़ औक़ात लोग इंटेंशनली जाते हैं, और बाज़ औक़ात फ़र्ज़ करें ऐसी रैंडमली गए किसी एक ख़ास खानका के ऊपर, तो उनको पीर साहब पसंद आए, जैसे ही पीर साहब पसंद आए तो उन्होंने कहा आप मुझे बैत कर लें। तो फ़र्ज़ करें अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि आप मुझसे पूछें कि भाई, तो मैं पूछूंगा यार क्या रीज़न बनी, तो कह रहे नहीं बस मुझे उस वक्त पसंद आया मैंने कर लिया। अब इट कैन बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें वो शख्स था जो कि नक्शबंदी था, वो कहीं गया लेट्स से कि इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, और उससे महसूस हुआ कि उसको शाज़ली हो जाना चाहिए, या लेट्स से नॉर्थ अफ्रीका के अंदर गया तो उसे शाज़ली हो जाना चाहिए। अब वहाँ पर वो जाके शाज़ली हो गया, तो आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई ये कन्वर्जन क्यों हुआ है, ठीक है, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली जो फिनोमिनोलॉजिकल मेथडोलॉजी है इसमें 5 से 10 लोगों का मुताला करते हैं या 15, नैरेटिव स्टोरी से कुछ ज़्यादा होता है, और इसमें तवज्जो किस चीज़ के ऊपर होती है, लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी उस पूरी सूरत हाल के अंदर उनके ज़ाती तजर्बात, उनके मुशाहिदात, उनकी कैफियत जो कि वो शेयर करें। और इस डेटा को हासिल करने के लिए, इस मालूमात के हुसूल के लिए ज़रूरी क्या बात है, इस मालूमात के हुसूल के लिए ज़रूरी बात है कि आप उनके साथ इंटरव्यूज़ करें, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें, और इस तरह करके आप इसको आगे लेकर जा सकते हैं। 2 मेथडोलॉजीज़ हो गई। स्टेप्स को भी आप देखें तो बेसिकली आप ब्रैकेट करते हैं, यानी जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो कि टारगेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप सामने रखते हैं, और वो चीज़ जो कि बैकग्राउंड में है, जो कि आपसे मुताल्लिक़ा नहीं है, उसको आप साइड पे कर देते हैं। फिर आप सेकंड स्टेप ये होता है कि इंट्यूट, और इंट्यूट का मतलब ये होता है कि आप वो कहें कि मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो गई थी जिसकी वजह से मैं शाज़ली हो गया लेट्स से। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कुरेदा जाए वाया क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि भी मैं शेयर भी करूंगा कि कैसे किए जाते हैं, देखा जाए, जांच पड़ताल की जाए कि वो कैफियत क्या थी। तो शुरू में जो लोग होते हैं इन तजर्बात से गुजरते हैं, शायद वो अपने अल्फाज सही इस्तेमाल ना कर पाएँ, ये समझने के काबिल ना हो आप, तो फिर आप उनको मुख्तलिफ क्वेश्चंस की सूरत में बेसिकली आप क्या करेंगे, आप उनको देखने की कोशिश करते हैं, यानी इंट्यूटिवली आप देखते हैं कि वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा। सही है, तो चूंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता तो इस वजह से आपको महसूस होता है कि, तो फिर आप खंगालने की कोशिश करते हैं, और फिर जो भी आपको मालूमात मिलती है वो क्या करेंगे आप उसको करेंगे ये कि आप उसको निकालने की कोशिश करें, फिर आप उसका तज्जिया करते हैं, तज्जिया करने के बाद आप उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तीसरी मेथडोलॉजी है एथनोग्राफी।
एथनोग्राफी का मतलब ये होता है कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर को आप मुतालिया करना चाहते हैं तो ये उसके लिए होता है। उनकी जो ख़ास बात है जो कि सैम्पल या जो जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसके कुछ शेयर्ड बिलीव्स होते हैं। ये शेयर्ड बिलीव्स से मुराद है कि एक तरफ के लिए, जैसे आपको पता है कि हज़ारा कम्युनिटी एक ख़ास कम्युनिटी और एक बॉडल, एक यानी से कहते हैं वॉल्ड कम्युनिटी में रहती हैं। उनके ख़ास बिलीव्स हैं, एक ख़ास कल्चर है, एक ख़ास रिचुअल्स उनको वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप उनको स्टडी करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसमें जो बड़ी रिनाउंड किताब है वो है ऑब्जर्व्ड इस्लाम, जो कि इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे गर्ट्स, ये उन्होंने तहरीर की है। बहुत मुख्तसर सी है लेकिन वर्थ है। अगर आप इस तरह की स्टडीज़ को जानना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा क्या है। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था, तो हम लोग एक दफ़ा गए थे सिंध में, हम गए नवाबशाह के अंदर एक जगह थी मेहराबपुर, वहाँ पर हम बुद्धिस्ट से मिले। और जब हम उन घरों के अंदर गए सो दे वर रियली वेरी पुअर, एक ख़ास तरह से रहते थे। उनका एक यानी लेट्स से कि इबादतगाह थी। उनकी कम्युनिटी यानी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी उनके कुछ ग्रीवियंसेस थे हिंदू कम्युनिटी के साथ जो उन्होंने शेयर किए। अब इसके नतीजे में क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हैं कि क्या उसकी रीज़न फ्यूडलिज्म के अंदर हैं, उसकी रीज़न पावर्टी के अंदर हैं, उसकी रीज़न इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं। ये जिन लोगों की दिलचस्पी की, जिन लोगों की माइनॉरिटी स्टडीज़ डिपार्टमेंट होता है वो देखते हैं एंड दे लिव इन दोज प्लेसेस। जैसे मैंने गर्ट्स का बताया, गर्ट्स लिव्ड इन इंडोनेशियन ट्राइब्स, और फिर उसने बताया कि इस्लाम कैसा है और उसने वर्ल्ड फेम हासिल, ही बिकेम ए रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यूनिकनेस यही होती है कि आप इस तरह का काम करें और जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये करें। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, मिसाल के तौर पर सबसे आप बताएंगे कि मसला क्या है, फिर आप बताएंगे कि रिसर्च सेटिंग यानी किस जगह को आप तलाश करना चाह रहे हैं, मकामे मुतालिया बनाना चाह रहे हैं, मुशाहिदा बनाना चाह रहे हैं, फिर आप उन तक एक्सेस हासिल करेंगे। इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट सिंपल कि भाई आप जाएंगे, हाँ भाई मैं आपको मुतालिया करने आया हूँ, उन्होंने चलो यहाँ से सीधे आप बताएंगे मैं यूनिवर्सिटी है, मैं ये है, फिर आप परमिशन यूनिवर्सिटी से लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो आपको इजाज़त देंगे, फिर उसकी भी एक लिमिटेशन होगी, आप उसके कल्चर को पहले समझेंगे और फिर उन तक एक्सेस हासिल करेंगे और फिर आप उन पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं, उनको मुतालिया करते हैं, देखते हैं, उनकी शादी की तकारीब के अंदर जाते हैं। जैसे एक दफ़ा मुझे याद है कि मुझे ये बड़ा शौक़ हुआ कि मैं देखूँ कि टर्किश कम्यूनिटी की लोकल मैरिजेस कैसे होती हैं। सो वंस आई हैव बीन देयर सो आई हैव गॉट दैट। ओके, फिर आप रिसर्च करते हैं, गैदर द डेटा और ये तमाम चीज़। ये है तीसरा मेथड। चौथा मेथड है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड इससे पहले भी बात हुई, जैसे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में हो सकता है, कोई ख़ास कम्युनिटी है जैसे कि मैंने भी बताया हज़ारा कम्युनिटी के बारे में हो सकता है। कोई एक केस लीजिए और फिर उसको इन डेप्थ आप देखते हैं कि ये रहते कैसे हैं, इनकी इकॉनमी कहाँ से आती है, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, या अपनी एजुकेशन को कैसे प्रमोट करते हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें। मेरे लिए केस स्टडी मेथड ये था कि जिस तरह के मस्जिद, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ मस्जिद की कम्युनिटी अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करती है, तो मैं चूँकि भी 3 महीने वहाँ रह कर आया तो मसाजिद से काफ़ी ताल्लुक़ रहा, तो उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर मुझे ये लगा कि मस्जिद यहाँ पर जर्मनी के अंदर एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ऑर्गेनाइज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ये महसूस हुआ वहाँ पर, ये मेरे यानी मुशाहिदात और तजर्बात हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों की वहाँ पर इंटरेस्ट्स होते हैं। तो और यानी आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और ये चीज़ें आपको यहाँ तजर्बात ये थोड़े से कम नज़र आएंगे। तो ये इट्स ए केस स्टडी मेथड जिसको आप देख सकते हैं। फिर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस को आप देख सकते हैं, जैसे वुमेन सर्कमसिशन की प्रैक्टिस नॉर्थ अफ्रीका में होती है, तो इसके बारे में अगर आप करना चाहें स्टडीज़ तो देखें, सिलेक्ट द केस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रखेंगे, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द रेलेवेंट साइड, डिस्क्राइब एंड एनालाइज द केस। ये डिस्कोर्स एनालिसिस सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त वेस्ट में मेथड है। कुछ भी अगर आपको नहीं आता, अगर आपको ये बहुत अच्छा फन आता है डिस्कोर्स एनालिसिस का, कुछ भी आप मुतालिया कीजिए, यू वुड बिकम बिग। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर देखिए अभी डिस्कोर्स एनालिसिस में किया क्या जाता है। डिस्कोर्स एनालिसिस में किया ये जाता है, ये किताब है जो कि लम्स के प्रोफेसर हैं अली उस्मान कासमी साहब, इनकी किताब का टाइटल है द अहमदीज़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस एक्सक्लूजन इन पाकिस्तान।
यानी वो लोग जो कि जिनकी दिलचस्पी है अहमदी कम्युनिटी का मुतालिया करना और ये देखना कि वो माइनॉरिटी का क्या केस है। इट्स अ वेरी इंटरनेशनली रिप्यूटेड केस और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की ये दिलचस्पी है उन्हें उनकी नज़र से ये ज़रूर गुजरनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो कि यहाँ पर करते हैं। तरीक़ाकार इनका ये था कि 2 रिपोर्ट्स आई थी जो कि पहले क्लासिफाइड थी, फिर वो डी क्लासिफाइड हुई। मुनीर एंड कियानी रिपोर्ट 1954 वाली, और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स थी जो कि नेशनल असेंबली के अंदर हुई 1974। इन डॉक्यूमेंट्स का वो मुतालिया करते हैं किसकी नज़र से, एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, फिर उन टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, फिर इसमें रिसीविंग एंड पर कौन है, फिर इसकी फ़र्ज़ करें इम्प्लीकेशंस क्या हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली इसको आम अंदाज में कैसे देखा जाता है कि लोकली जनरेटेड फिनोमेना है। जो अली उस्मान कासमी इसको इंटरनेशनली पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स और एक्टर्स से जोड़ते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ये देखा जाए कि किसकी बात के अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए, फिर वो क्या मैकेनिज्म्स थे जिनकी बुनियाद के ऊपर ये मुमकिन हुआ। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वक्त नहीं है तो, लेकिन इसको हम तफसीली देख सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मुतालिया है। और माइनॉरिटी स्टडीज़ में एक और बहुत ही मशहूर ख़ातून हैं, इंटरनेशनली वेल रिप्यूटेड, उनका नाम है सबा महमूद, और उनकी किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ पाइटी। ज़रूर मुतालिया कीजिए, अंग्रेज़ी के अंदर है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अंग्रेज़ी सीखिए इफ़ यू रियली वांट टू नो कि भाई इस्लाम में क्या हो रहा है। एक और है, इसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी बहुत पॉपुलर हो रही है। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ये होता है कि न्यू नॉलेज प्रोडक्शन। न्यू नॉलेज प्रोडक्शन का मतलब क्या है? न्यू नॉलेज प्रोडक्शन का मतलब ये कि भी हमने इंडक्शन की बात की थी कि आप चंद मुशाहिदात करते हैं, मुशाहिदात करने के बाद कुछ एक नई थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते रहते हैं इस्तिक़राई मंतक़ी, इस्तिक़राई दलील। इसकी बेहतरीन एक्सप्रेशन ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर आपको नज़र आती है। अच्छा देखें, एथनोग्राफिक आपको मैंने बताया, यानी इमर्सिंग इन द कल्चर। तो एक जो फील्ड रिसर्च हो सकती है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, आई एंजॉय जब मैंने किया, वो था कि सब्ज़ी वाले के पास रहकर, यानी सब्ज़ी जो बेचता है ना, तो जो सब्ज़ी बेचता है तो क्या वो सिर्फ सब्ज़ी बेच रहा होता है या कुछ और है। तो इस इमर्स्ड एथनोग्राफिक डेटा कलेक्शन के अंदर मुझे ये महसूस हुआ कि इट इज़ द साइट वेयर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो एक्सचेंज। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, इसी के साथ साथ आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको इम्तियाज़ इज़ वेरी इम्पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ दी। इम्तियाज़ में ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, सब उसमें शामिल। सुपरमार्केट में जो आपका मार्केट एक्सपीरियंस होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के अंदर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको शोर भी आता है, बट यू हैव ए पर्सनल रिलेशन कि वो कभी आपसे पैसे लेगा, कभी नहीं होगा। सो जब आप अपने आप को उसमें इमर्स करते हैं, यानी आप अपने आप को उस पूरे माहौल में ढालते हैं, यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि आप शेयर करते हैं, देन यू, ये एथनोग्राफिक रिसर्च का मॉडल है। बहुत माजरत के साथ, यानी अंग्रेज़ी में है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके सामने जिक्र करूँ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।